नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलोक शुक्ला है और जैसा कि आप जानते हैं मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त हाल ही में हुआ एक अधिकारी हूं और आपके लिए आलोक शुक्ला पीएससी क्लासेस के माध्यम से लोक सेवा आयोग और व्यापम की तैयारी के लिए लगातार एक लेक्चर सीरीज मैं आपको पहुंचा रहा हूं ग्रैंड टीवी और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इसमें हम लोग फिलहाल छत्तीसगढ़ के इतिहास की बात कर रहे हैं और पिछले एपिसोड में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में मराठा शासन कैसे प्रारंभ हुआ और सूबा शासन कैसे हुआ उसके बारे में बातचीत की थी। आज हम लोग मराठा शासन की अगली कड़ी ब्रिटिश शासन के अधीन मराठा शासन के बारे में बात करेंगे, जो 1818 से 1830 ईस्वी तक चला। सन 1817 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जब हुआ तो उसको सीताबर्डी का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें मराठे पराजित हो गए और 1818 में नागपुर की संधि हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष शासन स्थापित हो गया। अब मराठे अंग्रेजों के अधीन राज करते थे। अप्पा साहब के पतन के पश्चात रघुजी तृतीय को नागपुर राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया। क्योंकि इस समय रघुजी भोसले काफी छोटे थे, इसलिए अंग्रेजों ने उनकी ओर से एजेंट बनकर शासन किया। नागपुर में प्रथम अंग्रेज रेजिडेंट जेनकिंस को नियुक्त किया गया था। इस काल में छत्तीसगढ़ का शासन एक ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट या ब्रिटिश अधीक्षक के माध्यम से किया जाता था। रेजिडेंट जेनकिंस के समय के प्रशासन के बारे में आई थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट कैप्टन एडमंड थे। इनका शासन सिर्फ कुछ माह तक रहा। इन्होंने अपना संपूर्ण समय शांति एवं व्यवस्था को कायम करने में ही लगा दिया। इनके समय में अप्पा साहब की प्रेरणा से डोंगरगढ़ के जमींदार ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह भी किया, लेकिन उसको दबा दिया गया। इस घटना के कुछ ही दिन के बाद एडमंड की मृत्यु हो गई। दूसरे जो ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट थे उनका नाम था कैप्टन एग्न्यू। ये 1818 से 1825 के बीच में छत्तीसगढ़ के अधीक्षक थे। इनके कार्यों का बहुत महत्व है। इन्होंने सन 1825 में छत्तीसगढ़ में सेवा करने के बाद अपना त्याग पत्र दे दिया। सन 1818 में इन्होंने रतनपुर से राजधानी परिवर्तित करके रायपुर में स्थापित कर दी और प्रशासन को भ्रष्टाचार रहित और चुस्त दुरुस्त बनाने का प्रयास किया। एग्न्यू ने जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं उनका एक हम विवरण आपको देते हैं। सबसे पहले तो राजधानी में परिवर्तन किया, रतनपुर से रायपुर लाए। दूसरा, छत्तीसगढ़ में 27 परगनों को पुनर्गठित करके केवल 8 परगनों तक सीमित किया। कुछ समय के पश्चात नया परगना बलौदा बनाया गया। सबसे बड़ा परगना रायपुर और सबसे छोटा परगना राजरो था। परगनों की देखभाल के लिए 8 कमाविशदार नियुक्त किए गए थे। उत्पादन में वृद्धि तथा व्यापार एवं परिवहन आदि के क्षेत्र में भी अनेक सुधार किए गए। अवांछित करों को समाप्त कर दिया, जिससे उत्पादन को प्रोत्साहन मिला और कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। धमधा के गोंड राजा ने विद्रोह किया, जिसको कि एग्न्यू ने शांत किया। सोना खान के जमींदारों के द्वारा हड़पी गई खालसा भूमि को वापस देने के लिए एग्न्यू ने बाध्य किया। छत्तीसगढ़ के लिए 3000 घोड़े उन्होंने निर्धारित कराए थे। बस्तर और जयपुर जमींदारों के मध्य कोटपाड़ परगने के संबंध में विवाद था, उसको सुलझाने में भी कैप्टन एग्न्यू को सफलता मिली। तीसरे अधीक्षक कैप्टन हंटर थे। इन्होंने केवल कुछ माह तक शासन किया। चौथे अधीक्षक मिस्टर सैंडिस थे, जिन्होंने 1828 तक शासन किया। नागपुर घुड़सवार सेना के पहले सैनिक अधिकारी थे और एग्न्यू के परामर्श से ही इनको नियुक्त किया गया था। इन्होंने अंग्रेजी वर्ष जारी किया, अंग्रेजी भाषा को सरकारी कामकाज की भाषा बनाया और डाक और तार विभाग का कार्यालय भी छत्तीसगढ़ में स्थापित किया। सन 1826 की संधि इनके समय की सबसे प्रमुख घटना थी। अब 5वें अधीक्षक थे क्रॉफर्ड। ये सैंडिस के बाद बने और इनका कार्यकाल 1830 तक रहा। जेनकिंस के बाद 1827 में बिल्डर नए रेजिडेंट बने और 27/12/1829 को अंग्रेजों और भोसलों के बीच में एक नई संधि हुई, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ को फिर से मराठों को शासन करने के लिए दे दिया गया। तो ये मराठा शासनकाल का चौथा काल शुरू हुआ। यह जो हस्तांतरण था सत्ता का, ये 6 जनवरी 1830 को हुआ। ब्रिटिश अधीक्षक क्रॉफर्ड ने भोसले शासक कृष्णाराव अप्पा को छत्तीसगढ़ का शासन सौंपा और इसके बाद 12 सालों तक छत्तीसगढ़ ब्रिटिश नियंत्रण में इसके पहले रहा। अब हम अंतिम मराठा काल की बात करते हैं, जो कि पुनः भोसला शासन कहलाता है 1830 से 1854 के बीच में। तो इस समय रघुजी तृतीय का शासन था। भारत के गवर्नर जनरल
विलियम बेंटिंक थे, उनकी नीति ये थी कि भारतीय नरेशों के साथ हस्तक्षेप ना किया जाए, तो इसलिए उन्होंने वापस ये मराठों को दे दिया। मराठों के जो अधिकारी छत्तीसगढ़ में रहते थे उनको जिलेदार कहते थे। कुल 8 जिलेदार नियुक्त हुए थे। प्रथम जिलेदार कृष्णाराव अप्पा थे। कृष्णाराव अप्पा बड़े शांत प्रकृति के व्यक्ति थे। छत्तीसगढ़ के जिलेदार बनने के पहले नागपुर में सदर फडणवीस के पद पे काम करते थे। राजस्व संबंधी मामलों में वो बहुत योग्य सिद्ध नहीं हुए। जो जिलेदार 8 हुए हैं उनके नाम मैं आपको बताता हूं। पहले कृष्णाराव, उसके बाद अमृतराव, फिर सदरुद्दीन, फिर दुर्गा प्रसाद, इंदुक राव, सखाराम बापू, गोविंद राव और गोपाल राव। रायपुर जिलेदारों का मुख्यालय था। जिलेदार शासन विषयक जानकारी सीधे राजा को भेजते थे। कमाविशदार मजदूरों से बेगार लेते थे। ग्राम पटेलों की संख्या भी बहुत अधिक थी। पहले वर्ष में राजस्व कम एकत्रित हुआ और शासन बहुत आर्थिक कठिनाइयों के भंवर में फंसता चला गया। रघुजी तृतीय के समय में छत्तीसगढ़ में कुछ महत्वपूर्ण सुधार भी हुए जो उन्होंने अंग्रेजों की सहायता से किए। इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सती प्रथा का उन्मूलन। अंग्रेजों ने 4 सितंबर 1829 को 17वें नियम के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी में सती प्रथा के उन्मूलन का आदेश प्रसारित कर दिया था। फिर उन्होंने नागपुर के राजा से भी कहा कि ऐसा ही आदेश जारी करें, तो नागपुर के राजा ने सितंबर 1831 में सती प्रथा पर रोक का आदेश जारी किया। दूसरा जो बड़ा अच्छा सामाजिक सुधार हुआ है वो बस्तर में नरबली प्रथा पर रोक। उस समय जो दंतेश्वरी देवी थी दंतेवाड़ा की, वहां पर नरबली दी जाती थी और इस प्रथा के संबंध में कुछ अभिलेख जो हैं वो छिंदक नागवंश के राजा मधुरांतक देव के ताम्रपत्र में मिले हैं, जिसमें शक संवत 987 अंकित है। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के समय में इस प्रथा को समाप्त करने के लिए अंग्रेजी अधिकारी जॉन कैंपबेल ने नेतृत्व किया और इस प्रथा को उन्होंने समाप्त किया। तीसरा, ठगों और डाकुओं का उन्मूलन करने का काम हुआ। छत्तीसगढ़ में ठगों और लुटेरों के गिरोह अनेक वर्षों से बसे हुए थे। मुल्तानी लोग ये जो गिरोह के थे ये लूट मार के लिए प्रसिद्ध थे। पहले ये लोग मुल्तान में कृषि करते थे, लेकिन अकबर के समय में जब भीषण अकाल पड़ा और राजा को वार्षिक भेंट वो नहीं दे पाए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। विवशता और प्रतिशोध के लिए उन्होंने लूटपाट करनी शुरू की। लूटपाट का 1/4 हिस्सा ये लोग जमींदारों को भी दिया करते थे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण गिरोह का मुखिया था उसका नाम था सलावत उदा हुस्न और प्यारे जमादार। कुछ और भी नाम हैं, हीरा नायक, उमर खान, दिलावर खान। अंग्रेजों ने इन गिरोहों को नष्ट करने के लिए बहुत मेहनत करी और प्राणदंड और काला पानी तक के सजा की व्यवस्था की। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक के समय में कर्नल स्लीमन ने ठगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की और नागपुर राज्य की सीमा में पकड़े गए ठगों और डाकुओं को कठोर दंड दिया गया, जबलपुर की जेल में रखा गया। कर्नल स्लीमन ने 1830 तक ठगों का पूर्णतः उन्मूलन कर दिया गया था। एक मजेदार चीज यह कि ठगों के बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए जबलपुर में एक औद्योगिक विद्यालय भी खोला गया था। 18 दिसंबर 1853 को रघुजी तृतीय की मृत्यु के समय ब्रिटिश रेजिडेंट मेंसल थे। उन्होंने उसी दिन राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। दरअसल गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने राजा द्वारा गोद लिए जाने के अधिकार को अमान्य कर दिया था, जो उनकी हड़प नीति के अंतर्गत था। तो 13 मार्च 1854 को नागपुर के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय की घोषणा कर दी गई। 1 फरवरी 1855 को छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा जिलेदार गोपाल राव ने छत्तीसगढ़ का शासन ब्रिटिश शासन के प्रतिनिधि प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट को सौंप दिया। तो ये हम छत्तीसगढ़ के मराठा काल के बारे में संपूर्ण जानकारी पढ़ चुके। आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। अगले अंक में हम लोग मराठा काल में प्रशासन व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में बात करेंगे। अपना फीडबैक देने के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7007275568 पर मैसेज भेजकर फीडबैक दे सकते हैं। ये पूरा का पूरा कार्यक्रम आप मेरी वेबसाइट alokshukla.com पर भी देख सकते हैं और YouTube चैनल आलोक शुक्ला पीएससी क्लासेस पर भी ये वीडियो आपको उपलब्ध रहेगा। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।